हेलो क्लास 11th। आज हम बात करने वाले हैं सहसंयोजी आबंध के बारे में। ठीक है ना, कि सहसंयोजी आबंध क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी आबंध के बारे में हम बात करने वाले हैं कि सहसंयोजी आबंध क्या होता है। तो जैसा हमने पहले पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा जो बंध बनते हैं, बराबर की साझेदारी द्वारा, उनको हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो सहसंयोजी बंध की परिभाषा हम देते हैं कि जो परमाणु हैं, सहसंयोजी बंध की परिभाषा है परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी द्वारा जो बंध बनते हैं, बराबर की साझेदारी द्वारा जो बंध बनते हैं, उन्हें सहसंयोजी आबंध कहते हैं। या बंध, आबंध कहो या बंध कहो, सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो जो भी बंध इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी द्वारा बनेंगे, उनको हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी, यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन एक पार्टनर दे रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा पार्टनर देगा, यानी दोनों के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉनों की। तो इसमें कुछ पॉइंट है, देखो। पहला बिंदु, जब दो परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक पार्टनर दे रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा पार्टनर दे रहा है, तो उससे एकल बंध बनते हैं। सिंगल बॉन्ड, एकल बंध बनते हैं, जिसको हम एक डैश द्वारा दिखाते हैं, बनते हैं। इसको सिंगल डैश द्वारा दिखाया जाता है, एक डैश खाली। ठीक है ना, एक लाइन द्वारा हम इसको प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये ए परमाणु है, ये बी परमाणु है, इसने एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी, इसने एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी, तो दोनों के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन साझे में दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन साझे में दिया, तो दोनों के मध्य एक बंध बनेगा और दोनों परमाणुओं के बीच में एक लाइन द्वारा या एक डैश द्वारा हम इसको प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पॉइंट, जब दो परमाणुओं के मध्य दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो द्विबंध बनता है, डबल बॉन्ड। तो द्विबंध बनता है, डबल बॉन्ड। इसको दो लाइनों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है इस तरीके से। तो जैसे माना एक X परमाणु है, एक Y परमाणु है, इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन साझे में दिए, इसने भी अपने दो इलेक्ट्रॉन साझे में दिए, तो दोनों के मध्य दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, एक पार्टनर के दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे के भी दो इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के मध्य दो लाइनें खींची जाएंगी, डबल बॉन्ड। तो X डबल बॉन्ड Y हो जाएगा। ठीक है ना। तीसरा बिंदु, जब दो परमाणुओं के मध्य, जब दो परमाणु है आपके, तो जब दो परमाणुओं के मध्य तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो त्रिआबंध बनता है या त्रिबंध बनता है। तो जैसे ए है और बी है, इसने अपने तीन इलेक्ट्रॉन साझे में दिए, इसने भी तीन इलेक्ट्रॉन साझे में दिए, तो दोनों ने तीन इलेक्ट्रॉन का साझा किया, तो यहां जो बॉन्ड बनेगा ए और बी के बीच में, वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। तीन लाइनों द्वारा इसको हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो तीन प्रकार के सहसंयोजी आबंध होते हैं, एकल बंध, द्विबंध और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी,
यानी एक पार्टनर एक, दूसरा पार्टनर एक। डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, 2 एक देगा, 2 एक देगा, और 3 बंद होंगे तो वहां पर 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, यानी 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। इसमें 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। ठीक है ना। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं। देखिए उदाहरण जैसे H2 अणु, हाइड्रोजन का अणु H2 अणु। आप बुक में देखना इसके बारे में, क्योंकि मैं लेक्चर मेथड दे रहा हूं तो मैं केवल आपको समझा रहा हूं, बाकी आपको पढ़ना बुक से है। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 1 होता है, और इसका विन्यास भी कितना होता है 1, यानी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें 1s1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 1s1 इसका। अब हमारे पास कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं 2, है ना। इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी ना। इसके कितने हो गए 2, तो इसका विन्यास 2 हो गया, इसके भी 2 हो गए तो इसका भी विन्यास 2 हो गया। इसका विन्यास हीलियम की तरह हो गया, इसका भी विन्यास किसकी तरह हो गया, हीलियम की तरह। और जैसे ही हीलियम की तरह विन्यास हो गया तो स्थायी हो जाएंगे, क्योंकि ये सब स्थायी तत्व है, पहले ही बता रखा है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। तो प्रत्येक तत्व इनके जैसा बनना चाहता है, तो हाइड्रोजन भी इनके जैसा बनना चाहता है। इसका परमाणु क्रमांक 1, इसका 10। अब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन तो वो ला ही नहीं सकता है, तो किसके जैसा बनना चाहेगा वो, हीलियम की तरह 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। इस प्रकार हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बन जाता है, एक सिंगल बॉन्ड बन जाता है, और ये एक स्थायी विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं। नंबर दूसरा, ऑक्सीजन अणु, O2 अणु। अब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, देखिए तो 2 और 6 है ना। तो हमारे पास इसके अंतिम कोष में कितने हैं 6, इसको बनाने कितने हैं 8, तो इसका परमाणु क्रमांक 8 है। ये या इसके निकटवर्ती कौन से हैं, देखो हीलियम और नियॉन। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, नियॉन का 10। अब ये ऑक्सीजन इनके जैसा बनना चाहता है, तो हीलियम जैसा तो नहीं बन सकता, क्योंकि हीलियम जैसा बनने के लिए इसको 6 इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 8 है, इसका 2 है, तो कितने का अंतर आ रहा है 6 का। तो ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं पाएगा। दूसरा इसके पास ऑप्शन है कि ये नियॉन जैसा बन जाए। नियॉन के परमाणु क्रमांक 10 है, इसका 8 है, और नियॉन जैसा बनने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है 2, और इसके जैसा बनने के लिए इसको 6 इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे, इसके जैसा बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने होंगे। तो ज्यादा इजी कौन सा है कि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन त्यागना संभव नहीं होता है। तो ये ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, देखिए है ना। हम लुईस बिंदु संरचना लिखेंगे तो अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉनों को हम इसके ऊपर प्रदर्शित करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही इसके देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। अब इसके पास 6 हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इससे कर ली। अब इस ऑक्सीजन के कितने हो गए 2 और 8 हो गए ना पूरे। ऐसे ही इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इससे कर ली, तो इसके भी कितने हो गए 8 हो गए, और ये स्थायी किसकी तरह हो गए, नियॉन की तरह। तो इस प्रकार 2 ऑक्सीजन परमाणु के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रखी है, तो इनके बीच में क्या जाता है डबल बॉन्ड, है ना। तीसरा उदाहरण देते हैं आपको, देखो तीसरा उदाहरण है N2 अणु, नाइट्रोजन का अणु। तो नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 7। अब इसका निकटवर्ती परमाणु क्या है, हीलियम और नियॉन। नियॉन का परमाणु क्रमांक 10, हीलियम का 2। तो नाइट्रोजन अगर हीलियम जैसा बनना चाहता है तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे और अगर नियॉन जैसा बनता है तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे। तो ज्यादा इजी कौन सा है, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकता है, तो हीलियम की तरह तो बन ही नहीं पाएगा। अब नाइट्रोजन का विन्यास करते हैं 7, यानी 2 और 5। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखते हैं। नाइट्रोजन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, तो हम 5 इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित करेंगे, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 3, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी ये नाइट्रोजन से कर ली, तो इसके 8 हो गए। ऐसे ही इसने 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इससे कर ली, तो इसके भी कितने हो गए 8। तो इस प्रकार दोनों नाइट्रोजन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रखी है, तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। इसीलिए नाइट्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन अणु में दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N, है ना। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मीथेन। मीथेन यानी CH4,
अणु। अब मीथेन CH4 है, इसमें दो प्रकार के परमाणु हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु का क्रमांक 1 और कार्बन का 6। तो हाइड्रोजन के निकटवर्ती कौन है? हीलियम। तो हाइड्रोजन किसके जैसा बनना चाहेगा? हीलियम जैसा। और हीलियम जैसा बनने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1, है ना। और कार्बन के निकटवर्ती हीलियम भी है और नियॉन भी है ना। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, नियॉन का 10। तो हीलियम जैसा बनने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे, है ना। और नियॉन जैसा बनने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। तो इसके लिए ये क्रम ज्यादा अच्छा होता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करे, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन त्यागना या ग्रहण करना संभव नहीं होता है। तो अब कैसे इसकी संरचना बनेगी, देखिए। हम सबसे पहले कार्बन का विन्यास लिखते हैं, तो 6 होता है, तो 2 और 4, है ना। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष में दिखा दिया हमने। अब हाइड्रोजन का विन्यास 1 आता है, तो हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन है? 4। तो 4 हाइड्रोजनों को हम इस प्रकार दिखाते हैं। और प्रत्येक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, है ना। अब हाइड्रोजन किसके जैसा बनना चाहता है? हीलियम जैसा। और हीलियम जैसा बनने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करनी पड़ेगी। तो इस हाइड्रोजन ने इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी, इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये हीलियम जैसा बन गया। इसने इसके साथ साझेदारी करी, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी हीलियम जैसा हो गया। इसने इसके साथ साझेदारी करी, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी हीलियम जैसा बन गया। और इसने इस इलेक्ट्रॉन के साथ करी, तो ये भी हीलियम जैसा। तो चारों हाइड्रोजन परमाणु हीलियम की तरफ बन चुके हैं और स्थायी हो चुके हैं। अब कार्बन ने सबको 1-1 इलेक्ट्रॉन साझे में दिया है ना। तो सबसे 1-1 इलेक्ट्रॉन लेगा साझे में। तो कार्बन सबसे 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। तो कार्बन के 8 हो गए होंगे। देखिए कार्बन के आपके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये ध्यान देना कि ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें सबका हक होता है, यानी कार्बन का हक भी होगा और हाइड्रोजन का हक भी होगा। तो इस प्रकार कार्बन ऊपर वाले हाइड्रोजन के संग कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी? 2। तो सिंगल बॉन्ड बना। राइट हैंड साइड वाले हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, नीचे वाले के साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी और पीछे वाले के साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। इस प्रकार CH4 अणु का निर्माण होता है। ठीक है ना। अब हम इनके लक्षण पढ़ेंगे। जो सहसंयोजी यौगिक है, इनके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो सहसंयोजी यौगिकों का जो पहला लक्षण है, ठीक है ना, कि इनके गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं। तो जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं, उनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? कम होते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो बल कार्य करता है वो वांडरवाल बल कार्य करता है। और वांडरवाल बल क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं। जैसे एक हाइड्रोजन का अणु है और दूसरा हाइड्रोजन का अणु है, ये 2 हाइड्रोजन के अणु हैं, तो ये एक दूसरे को जिस बल द्वारा आकर्षित करते हैं, उस बल को हम नाम देते हैं वांडरवाल बल। अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में द्रव्य की अवस्थाओं में। ये वांडरवाल बल जो होते हैं, ये बहुत ही दुर्बल बल होते हैं। जैसे हमने कल कहा ना, आयनिक यौगिकों में जो बल होता है वो आयनिक आकर्षण बल होता है। आयनिक आकर्षण बल होता है वहां पर जो प्रबल होता है, कल हमने पढ़ा था। तो यहाँ वांडरवाल बल जो होते हैं वो दुर्बल होते हैं, जिसके कारण इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। ठीक है ना। दूसरा कि जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं, सहसंयोजी यौगिक जल में अविलेय होते हैं। आयनिक यौगिक जल में विलेय होते हैं, लेकिन सहसंयोजी यौगिक जल में अविलेय होते हैं। अविलेय होते हैं क्योंकि अध्रुवीय होते हैं। ये याद रखना, ये अध्रुवीय होते हैं। तो अध्रुवीय जल कैसा है, अभी हम आगे बात करते हैं। जबकि कार्बनिक विलायकों जैसे एल्कोहल, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 में विलेय होते हैं। तो जितने भी सहसंयोजी यौगिक हैं, सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं ये अध्रुवीय होते हैं। ये अध्रुवीय होते हैं। और जल कैसा है, जल कैसा विलायक है? जल एक ध्रुवीय विलायक है। तो दोनों की प्रकृति अलग अलग हो गई, ये अध्रुवीय है, ये ध्रुवीय है।
तो कभी भी जल में ये नहीं घुलेंगे। नंबर तीसरा कि जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं, सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। तो आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक थे, जैसे NaCl है। NaCl को जब पानी में घोलते हैं तो ये आयनों में टूट जाता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, और ये आयन विद्युत धारा का चालन करते हैं। आयन जो होते हैं वो विद्युत धारा का चालन करते हैं। कक्षा 10 में आपने जब धातु और अधातु चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर आपने वैद्युत विश्लेषण पढ़ा था, ध्यान देना। वहां भी आयन गति करते हैं एनोड से कैथोड की ओर को, तो आयनों की गति के कारण विद्युत धारा बहती है। तो आयनिक यौगिक क्योंकि आयनों का निर्माण करते हैं और आयनों के कारण विद्युत धारा बहती है। लेकिन जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं जैसे हाइड्रोजन है तो इनसे कभी भी आयन नहीं बनते हैं। आपके आयन नहीं बनेंगे तो विद्युत धारा का चालन भी नहीं होगा। ठीक हो गया ना। अब जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं वो आयनित नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है कि सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी यौगिक आयनित नहीं होते हैं, आयनित नहीं होते हैं। तो इनका आयनन नहीं होता है, यानी आयनों का निर्माण नहीं करते हैं, जो मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि आयनों का निर्माण इसमें नहीं होता है। तो ये कुछ सहसंयोजी यौगिकों के लक्षण है, आप बुक में पढ़ना, इसको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। और कल हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जिसको हम फॉर्मल चार्ज कहते हैं, उसके बारे में कल बात करेंगे। थैंक यू।